सत्ता के अर्थ और परिभाषा के बाद हम देखेंगे सत्ता की प्रकृति। सत्ता की प्रकृति के संबंध में विचारकों में मतभेद है। वैसे विशेषतः देखे जाए तो दो सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है और दोनों ही सिद्धांत प्रोफेसर बिच द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। नंबर 1, औपचारिक सत्ता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है और सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह अधिकार व्यवस्थाओं एवं संगठनों में विशिष्ट एवं विशिष्ट अधिकारियों को दिया जाता है। यह अधिकार व्यवस्थाओं एवं संगठनों में कुछ विशिष्ट लोग होते हैं और कुछ वरिष्ठ यानी सीनियर अधिकारी जो होते हैं उनको दिए जाते हैं और इससे आदेश या सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। सत्ता के पीछे व्यवस्था या संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है और इस शक्ति के कारण उसे स्वीकार किया जाता है। सत्ता आवश्यक रूप से सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बतलाती। सत्ताधारी तो व्यवस्था या संगठन में अंतर्निहित शक्ति का कार्यशील प्रतीक मात्र है। मैकाइवर ने इसे शासन का जादू कहा है। एक व्यक्ति जो आदेश देता है वह भले ही अपने अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान ना हो, अधिक योग्य ना हो और किसी भी दृष्टि से अपने सामान्य साथियों से श्रेष्ठ ना हो, कभी कभी तो उसका स्तर इस सबसे हीन भी हो सकता है, लेकिन वह सत्ता की स्थिति में होने के कारण आदेश निर्देश देता है और उसके आदेशों का पालन किया जाता है। ये तो हुई एक बात। औपचारिक सत्ता सिद्धांत, ये तो एक सिद्धांत हुआ, एक बात हुई। दूसरा है स्वीकृति सिद्धांत। व्यवहारवादी या मानव संबंधवादी औपचारिक सत्ता सिद्धांत में विश्वास न रखते हुए स्वीकृति सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इन यथार्थवादी अध्ययनकर्ताओं के अनुसार सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ और योग्यता के दायरे में आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्थिति सत्ता स्थिति बन जाती है। बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव में लिखते हैं कि अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करें, इसके लिए 4 शर्त पूरी होनी आवश्यक है। क्या होनी जरूरी है? 4 शर्तें। पहली बात, अधीनस्थ अधिकारी आदेश अथवा सूचना को समझता या समझ सकता हो। दूसरी बात, अपने निश्चय करने के समय उसका यह विश्वास हो कि आदेश संगठन के उद्देश्य के साथ असंगत नहीं है। तीसरी बात, निर्णय लेते समय वह यह सोचता हो कि एक समग्रता के रूप में संबंधित आदेश इसके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल है। और चौथी बात है कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेश की अनुपालना की क्षमता रखता हो। तो बर्नार्ड महोदय ने बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छी तरह से इस 4 ही बातों को समझाया है कि सबसे पहली बात क्या होना जरूरी है कि अधीनस्थ अधिकारी आदेश अथवा सूचना को समझता या समझ सकता हो। ऐसा नहीं हो कि ऑफिस में कोई अन्य भाषा का प्रयोग करे या ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो उसको समझ में ही ना आए। दूसरी बात वो कहता है कि अपने निश्चय करने के समय ये विश्वास हो कि आदेश जो है वो संगठन के उद्देश्य के साथ असंगत नहीं है, यानी कि उससे मैच करता हुआ हो। तीसरी बात कहता है कि समग्र रूप से संबंधित आदेश व्यक्तिगत हितों के अनुकूल हो। ऐसा कोई गलत निर्णय ना ले या गलत आदेश ना हो कि वो व्यक्तिगत हितों की पूर्ति ना करता हो। इवन वो ये कह दे कि आपको संडे के दिन सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंचना है और रात को 8 बजे तक ऑफिस में कार्य करना है, तो
क्या ये सर्दी का समय हो, कोई व्यक्ति दूर से भी आ रहा हो, तो उस आदेश की पालना कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो व्यक्तिगत हितों को भी उसको ध्यान में रखना होता है। और लास्ट चौथी महत्वपूर्ण बात है कि वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेश की अनुपालना करने की क्षमता रखता हो। जैसे किसी को ये कह दिया जाए कि तुम ये कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल के लाओ, जबकि उसको कंप्यूटर के बारे में ही नहीं पता हो, ना उसको समझ ही नहीं हो, नॉलेज ही नहीं हो, तो ऐसा आदेश ना करें। तो सत्ता के प्रकृति के संबंध में प्रतिपादित इन दोनों ही सिद्धांतों की अपनी कमियां हैं, इसीलिए इन्हें अतिवादी कहा जा सकता है। इन दोनों सिद्धांतों की सत्यता को ग्रहण करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण का विकास हुआ है, और वो है संस्थाकृत औचित्यपूर्ण शक्ति या अधीनस्थों की स्वीकृति। दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। अब हम देखेंगे सत्ता के स्रोत या सत्ता के प्रकार।